10th शिफ्ट के ऊपर थे, क्वेश्चन शिफ्ट पे। ये जो 14 शिफ्ट्स एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अब मैंने ये गुजारिश की थी कि कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को CSS PMS में, उसमें तो यूं होता है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के इख्तिताम पर 4 सवाल दिए जाते हैं। 5-5 मार्क्स का एक सवाल होता है, तो वो आपने करना होता है। उसकी ट्रेनिंग का सेशन वो डिफरेंट लूंगा मैं, कि जब आपको वो बताऊंगा कि उस कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को आपने किस तरीके से हैंडल करना है। फिलहाल हम इस शिफ्ट एनालिसिस में करेंगे ये कि हम इस क्वेश्चन को उलट देंगे। CSS PMS के पेपर में आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के एंड पे सवाल होते हैं जिनका आपने जवाब देना होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि खुद एग्जामिनर बन जाना है और जो एडिटोरियल आप पढ़ोगे उसमें से सवाल आपने खुद निकालने हैं। इस नुक्ता नजर से निकालने हैं कि वो फ्लैट इंफॉर्मेशन ना दें, यानी ऐसा सवाल ना हो कि जिसके डायरेक्ट वर्ड्स मौजूद हों आपके एडिटोरियल में। ऐसा सवाल बनाइए, ऐसा सवाल सोचिए, ऐसा सवाल बनाइए कि जिसके बारे में जो उसका जवाब दे उसको इंटरप्रेट करना पड़े या इन्फर करना पड़े या इम्प्लीकेशन देखनी पड़े। इंटरप्रिटेशन के ऊपर मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बात कर दी थी। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी को जो हम पहले कहानी जिसका जिक्र कर रहे थे, सो इफ वी टेक द सेम स्टोरी as our target paragraph from which we are supposed to make questions, तो एक क्वेश्चन इसका मैंने ये बनाया कि if the cloth merchant did not kill the hen, अगर वो क्लॉथ मर्चेंट उस मुर्गी को ना मारता, what would be his financial condition after a couple of years? अब जो कहानी खत्म हो जाती है वो खत्म तो ये इस तरह से होती है कि उसने जिबा कर दिया था उसे और उसके बाद वो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। वो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक उसमें से अंडे एकदम नहीं निकले और फिर वो अफसोस करता रहा। अच्छा, अब हम इंटरप्रेट ये कर रहे हैं कि अगर वो उसे ना मारता तो फिर क्या उसकी कंडीशन होती, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ये होती। तो इसका एक सादा सा जवाब यूं लिखा, द क्लॉथ मर्चेंट वुड बी वेरी रिच इफ ही डिड नॉट किल द hen, as one golden egg a day means a lot of wealth. अब इस जवाब को मैं बढ़ा भी सकता हूं आगे कि अगर सर्कमस्टेंसेस वैसे के वैसे रहते, अगर वो किसी क्राइसिस में ना आता, अगर उसकी बीमारी किसी सिकनेस का शिकार ना हो जाती या कोई भी और प्रॉब्लम ना होता और उसकी लाइफ वैसे ही स्मूथ चलती रहती, तो वो अमीर से अमीर तर होता जाता। अब ये चीज मैंने डायरेक्ट नहीं देखी जो ओरिजिनल कहानी है उसमें। इसी तरीके से इन्फरेंस का भी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इन्फरेंस भी हमने एक इनडायरेक्ट मीनिंग हमने देखना होता है। और इनडायरेक्ट मीनिंग कैसे देखना होता है कि जैसे ऊपर कहीं भी जिक्र नहीं था हॉस्पिटल का, लेकिन क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट डू यू इन्फर वेयर द ऑब्जर्वर वाज, तो इन्फर करके हमने ये बताया कि द ऑब्जर्वर वाज इन द हॉस्पिटल। अब
ये जो अब हम बात करते हैं इन्फरेंस की, अच्छा ये जो इन्फरेंस है ये भी कोई नई चीज मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ये आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इन्फरेंस करते ही रहते हो, इनडायरेक्ट मीनिंग की तरफ जाते ही रहते हो। देखो ना, फर्ज करें कि अब्बू जो हैं वो आज खामोश हैं और हस्बे मामूल जिस तरह वो बात करते हैं आपसे बात नहीं कर रहे, चुप बैठे हुए हैं। अब ये सिचुएशन है, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला कि भाई मैं मेरी इस अनयूजुअल बिहेवियर का रीजन क्या है, लेकिन फिर भी आप इन्फर करते हो कि हो सकता है कि ऑफिस में इनका झगड़ा हुआ हो किसी से, हो सकता है कि हमारी कोई बात उन्हें ना पसंद आई हो सकता है किसी फाइनेंशियल डिलेमा, फाइनेंशियल प्रोसेस, फाइनेंशियल डिक्लाइन का शिकार हो रहे हो सकता है बिजनेस में कोई इशू आया, हो सकता है उनकी जॉब के अंदर कोई इशू आया हो कि जिसकी वजह से वो खामोश हो गए हैं, हो सकता है कोई प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि वालदा से उनका झगड़ा हुआ है। यानी ये जो सारी चीजें आप सोच रहे हो डिफरेंट अंदाज में, और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी हैं, ये कोई इलॉजिकल भी नहीं सोचते आप कि इफ आवर फादर is unusually silent and the traces of worries can be seen on his face. अब हम ये तो इन्फर नहीं कर रहे ना कि अब्बू इस वजह से उदास हैं कि उनकी उनकी किंगडम में बगावत हो गई है, या अब्बू इस वजह से उदास है कि वो हवा में नहीं उड़ सकते, या इस वजह से उदास हैं कि वो बोल्ट जितना तेज नहीं दौड़ सकते। तो अगर हम ऐसा इन्फर करेंगे तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो इन्फरेंस का काम तो हम रोजमर्रा जिंदगी में कई दफा करते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग में और फिलॉसफी में इसका बहुत अमल दखल है, लॉजिक के अंदर, मंतक के अंदर। और यही लॉजिक और मंतक जो है, और यही जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारी उम्र हम करते रहते हैं किसी ना किसी अंदाज में। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब ये जो आपके अंदर ये जो इनबॉर्न एबिलिटी मौजूद है इन्फर करने की या इंप्लाई करने की, इन्फ्रेंस की या इम्प्लीकेशन की। अच्छा, अब पहले तो इन्फ्रेंस और इम्प्लीकेशन के अंदर डिफरेंस देख लीजिए, इनमें कोई फर्क नहीं है। इन्फ्रेंस का मतलब भी इनडायरेक्ट मीनिंग की तलाश है, लॉजिक की तलाश है, रीजन की तलाश है, और इम्प्लीकेशन भी। बस ये दो मुख्तलिफ बात करने के अंदाज हैं। पहला अंदाज तो ये हो सकता है, हम फिर वही मिसाल ले लेते हैं कि we witness the traces of worries on our father's face. अब वालिद साहब का तफक्कुर भरा चेहरा देखकर एक भाई दूसरे से कहता है कि व्हाट डू यू इन्फर, कि अब्बू जो है वो क्यों उदास है आज। या तो ये तरीका है, व्हाट डू यू इन्फर, यानी हम ह्यूमंस इन्फर करते हैं। या फिर आप यूं भी पूछ सकते हो कि व्हाट डज द फादर्स सैड फेस इंप्लाई, कि अब्बू का जो उदास चेहरा है वो क्या इंप्लाई करता है। एक ही अंदाज में, दो मुख्तलिफ अंदाज में हमने एक ही बात पूछी है। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स का ये खौफ खत्म कर देता होता हूं कि इन्फ्रेंस और इम्प्लीकेशन के अंदर कोई डिफरेंस है।
यानी हम ह्यूमंस इन्फर करते हैं और जो सिचुएशंस और हैपनिंग्स होती हैं वो इंप्लाई करती हैं। हम जो समझते हैं ऑब्जेक्ट्स और हैपनिंग्स के बारे में, हम जो ख्याल करते हैं वो इन्फरेंस है, और ऑब्जेक्ट्स और हैपनिंग्स जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जो हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट करती हैं, वो इंप्लीकेशन है। और इसकी मिसाल ले लीजिए कि आप कोई सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि आप गेस्ट बन के किसी दोस्त के घर गए और उसने अपने घर का विजिट करवाया, और उसके घर में एक कमरा था जो लॉक्ड था। हर कमरे में कोई ना कोई रह रहा था, किसी ना किसी पर्पस के लिए वो इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन एक कमरा लॉक्ड था, लॉक्ड रूम। अब मैं आपसे दो तरीके से ये सवाल पूछ सकता हूं कि व्हाट डू यू इन्फर व्हाई द रूम वॉज लॉक्ड? व्हाट डू यू इन्फर? या मैं यूं भी पूछ सकता हूं कि व्हाट डज द लॉक्ड रूम इंप्लाई टू यू? व्हाट डज द लॉक्ड रूम इंप्लाई? तो एक ही बात को दो अंदाज में मैं पूछ रहा हूं, तो इन्फरेंस भी, अगरचे इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपको, मतलब फिलोसॉफिकल एंगल से नहीं सिखा रहा इस वक्त, और इन्फ्रेंस और इम्प्लीकेशन के बीच में एक सुलझाव, एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ मैं जा रहा हूं, तो लिहाजा आप लोगों को यूं अर्ज कर रहा हूं कि इन्फ्रेंस और इम्प्लीकेशन के अंदर डिफरेंस नहीं है। इन्फर हम ह्यूमंस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट और हैपनिंग के मुतालिक, और इम्प्लीकेशन वो ऑब्जेक्ट या हैपनिंग का रुख जो हमारी तरफ होता है, जो साइन सिग्नल वो हमें दे रही होती है, जो अपने आप को वो ऑब्जेक्ट्स और हैपनिंग जिस तरह प्रेजेंट कर रही होती है, जिस तरह वो अपीयर हो रही होती है चीज, वो इंप्लीकेशन है। अब अगर आप देखो, अब इंप्लीकेशन का भी, अब सिर्फ आप क्वेश्चंस पे गौर कीजिएगा कि ये देखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह बताए गए हैं, बनाए गए हैं कि व्हाट डू यू इन्फर वेयर द ऑब्जर्वर वाज। अब इंप्लीकेशन, अब देखो, अब एक और टारगेट लाइन देख लेते हैं, एक और टारगेट लाइंस पढ़ते हैं। ऑल वर मेकिंग रिक्वेस्ट्स टू फॉरगिव अमजद। तमाम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अमजद को माफ कर दो, बट जावेद वॉज नॉट पेइंग हीड। लेकिन जावेद तवज्जो ही नहीं दे रहा था। बोथ वर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड्स। दोनों ही पुराने दोस्त थे। अच्छा, अमजद यूज्ड टू लेंड जावेद अ हेल्पिंग हैंड, और अमजद जो था वो जावेद की मदद किया करता था। अब देखें, अमजद को मैं कर देता हूं बोल्ड। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि अमजद को माफ कर दो। अब अमजद और जावेद ये दोनों पुराने दोस्त हैं, और अमजद जावेद की मदद भी करता रहा है पास्ट में। अमजद यूज्ड टू लेंड जावेद अ हेल्पिंग हैंड, बट द फॉर्मर वॉज बिजी। यहां फॉर्मर से मुराद भी अमजद ही है, क्योंकि अमजद पहले है और जावेद बाद में है, तो अमजद को फॉर्मर कहा जाएगा और जावेद को लेटर कहा जाएगा। अब इस दफा यूं हुआ कि अमजद बिजी था,
and could not come to assist the latter. और वो आ नहीं सका जावेद की मदद करने के लिए। यानी फॉर्मर से मुराद यहां पर अमजद है और लेटर से मुराद यहां पर जावेद है। अब सीन को फिर देखिए कि अमजद और जावेद दोनों दोस्त हैं। अमजद हमेशा जावेद की मदद करता है, लेकिन इस दफा यह हुआ कि अमजद उसको उसको असिस्ट करने आ नहीं सका। इस वजह से जावेद नाराज हुआ है और तमाम लोग कह रहे हैं कि अमजद को माफ कर दो, बट जावेद वॉज नॉट पेइंग हीड। लेकिन जावेद जो है वो इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब देखें कि अब इसका क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द टेक्स्ट इंप्लाई अबाउट जावेद्स बिहेवियर? ये टेक्स्ट क्या इंप्लाई करती है कि जावेद का बिहेवियर कैसा था? हेलो, वालेकुम सलाम। जी बेटे। हम्म। 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 बेटे आपने नाम क्या बताया? अली। अली बेटे मैं ना क्लास ले रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद को 1.5 घंटे के लिए जाना है जिम मैंने, फिर मैं आऊंगा 7 to 8 में फ्री हो जाऊंगा। तो फिर ना मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। नो इशू एट ऑल, बना लेते हैं प्लान, हो जाएगी तैयारी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था। अब देखो, अब इसी यही जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द टेक्स्ट इंप्लाई अबाउट जावेद बिहेवियर, के टेक्स्ट क्या इंप्लाई कर रही है कि जावेद का बिहेवियर कैसा था। इसी को मैं इन्फरेंस टाइप क्वेश्चन भी बना सकता हूं कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द व्हाट डू यू इन्फर अबाउट जावेद बिहेवियर। ये देखो बेटा। अच्छा, ये इन्फरेंस और इम्प्लीकेशन में बार बार आप लोगों को करवा क्यों रहा हूं? ये 14 शिफ्ट एनालिसिस के अंदर ये क्या मैंने एक नया रफड़ डाल दिया आप लोगों के लिए कि इनडायरेक्ट मीनिंग निकाल के क्वेश्चन बनाओ? ये करवा क्यों रहा हूं? उसकी वजह यह है कि ये जो 9th शिफ्ट है ना, असल में सॉरी 10th शिफ्ट जो क्वेश्चन शिफ्ट है, ये जो मैंने डेवलप की है, ये कॉम्प्रीहेंशन के सवाल को सामने रखते हुए डेवलप की है। तो आपको जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, उसमें कुछ एनालिसिस, कुछ इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंसेस, इम्प्लीकेशंस, ये आप हल्की फुल्की उसके अंदर करते हो और अपना जवाब लिखते हो। और ये भी हल्की फुल्की, कोई हाई लेवल की जो प्योर फिलोसॉफिकल इन्फ्रेंस, इम्प्लीकेशन या लॉजिकल रीजनिंग है, वो सीएसएस के पेपर में नहीं होती। वो तो आपके होश उड़ा दे अगर, मतलब उस इन्फ्रेंस, इम्प्लीकेशन या डिडक्शन इंडक्शन की अगर मैं बात करना शुरू करूं, तो वो प्योर फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ना है वो इस चीजों को देखें।
तो आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि जब आप खुद एग्जामिनर बन के सोचोगे ना कि इसमें से हमने सवाल ऐसे घड़ने हैं कि जिसका हमें जब हम आंसर दें तो इनडायरेक्टली एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, इंप्लीकेशन हमें करना पड़े, जो 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 उसका जवाब देगा उसको करना पड़ेगा। तो आप रीडर के सॉरी आप अपने एग्जामिनर के माइंड को पढ़ लोगे। इम्तिहान में कामयाबी के जो काफी सारे सोर्सेज हैं, उसमें से एक सोर्स ये भी है कि आप अपने एग्जामिनर के माइंड को पढ़ो कि वो किस नीयत से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब इसका जो, इसे मैं काट देता हूं। अब इसका जवाब ये था, जावेद वॉज स्टबर्न, बल्कि वॉज की जगह यहां पर लिखते हैं, वॉज की जगह seems to be a stubborn and unforgiving fellow। अच्छा, अब जावेद मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही कोई मेरा स्टूडेंट है वो, ना ही कोई वो मेरा रिश्तेदार है। फिर जावेद को मैंने स्टबर्न और अनफॉरगिविंग क्यों कहा? क्योंकि ये जो टेक्स्ट मेरे सामने आई है उसको एनालाइज किया मैंने कि भाई अमजद तेरी हमेशा मदद करता रहा है, इस वजह से वो बिजी था और वो तुझे असिस्ट करने आ नहीं सका, और तू फिर उससे नाराज भी ऐसा हुआ है कि सारे लोग कह रहे हैं कि चलो माफ कर दो। अच्छा, अमजद फिर भी माफी मांग रहा है, अमजद फिर भी माफी मांग रहा है, लेकिन मतलब जावेद साहब उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जावेद सीम्स टू बी स्टबर्न एंड अनफॉरगिविंग फेलो। स्टबर्न का मतलब भी ढीठ होता है, जो अड़ जाए अपनी बात पे, और अनफॉरगिविंग जो माफ ना करे। ही डज नॉट केयर अबाउट हिज ओल्ड रिलेशंस। अब देखो, और वो अपने पुराने रिलेशंस की केयर भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये अपने कमेंट्स मैंने क्यों दिए? क्योंकि अमजद और जावेद ये पुराने दोस्त हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो इसे अमजद को सोचना, जावेद को सोचना चाहिए कि मेरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है और उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मेरे साथ, और फिर भी मैं ये सलूक कर रहा हूं उसके साथ, तो इसका मतलब है कि ही डज नॉट केयर अबाउट हिज ओल्ड रिलेशंस। ही मे बी अ यूटिलिटेरियन। अब आखिरी लाइन ये देखे, ही मे बी, मैंने यहां भी इसको मतलब उसके ऊपर ठप्पा या मोहर नहीं लगाई। आई एम नॉट, आई डोंट ब्रांड हिम एज यूटिलिटेरियन। मैंने लिखा ही मे बी यूटिलिटेरियन। अब यूटिलिटेरियन का मतलब, हाँ शालम आप कह दो उसे सेल्फिश। देखो ना, मैंने उसको लिखा स्टबर्न, आप उसे कह दो सेल्फिश। ही मे बी अ यूटिलिटेरियन। अब यूटिलिटेरियन का मतलब है कि वो बंदा जो यूटिलिटीज के पीछे भागे, वो बंदा जो अपने इंटरेस्ट की खातिर दुनिया में चले, मफाद परस्त, यूटिलिटेरियन। अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिज ओन स्किन, या वो शख्स जो कि रिलेशनशिप ही इसलिए बनाता है, काम ही इसलिए करता है कि उसको कोई ना कोई फायदा मिले उसका। एक यूटिलिटेरियन बंदा कभी भी मां के पैर नहीं दुबाएगा, क्योंकि मां के पैर दुबाने से कोई उसको माली फायदा नहीं है, कोई मादी फायदा नहीं है। तो यूटिलिटेरियन उस शख्स को कहते हैं, अ पर्सन हु सीक्स फिजिकल गेन, मटेरियल गेन इन दिस लाइफ, and a person who hankers after, a person who longs for, desires for only material gain। तो ये भी मैंने कहा कि he may be a utilitarian।
इस तरह आप इसके मुतल्लिक कई और बातें कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था अनफॉरगिविंग है। अब जरा अपनी इंप्लीकेशन दो कि कुछ और कमेंट करो जरा जावेद के मुतल्लिक कि वो किस किस्म का है। का लास्ट टाइम आप बहुत शानदार कमेंट्स दे रहे थे एंड आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट। यहां पर शाह आलम ने उसको सेल्फिश कहा है उसको। कोई बच्चे कुछ और उसको अगर टैग देना चाहें तो। हाँ जी, आरिफ जमान ठीक कह रहे हैं, वो ईगोइस्टिक। अब देखिए, अब देखा ना, अब यही मैं उस दिन एंजॉय कर रहा था कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बड़े सिंपल और बड़े ही मजेदार होते हैं। अब जैसे आरिफ जमान ने कहा है कि ईगोइस्टिक है। हाँ जी, ईगोइस्टिक तो वो है, यानी वो इतनी उसके अंदर अना परस्ती है कि इस दफा एक दफा सिर्फ उसकी मदद नहीं की गई तो उसकी ईगो जो थी वो ठेस हो गई। तो आरिफ जमान ने जो ईगोइस्टिक कहा है वो ठीक है बिल्कुल। सना कह रही हैं अमजद लैक्स एम्पथी। बिल्कुल, एम्पथी की भी कमी है उसके अंदर। हारिस हसन ने बड़ा ही सादा और बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज लिखा है। देखो, अब मैंने तो यहां बड़े बड़े लफ्ज लिखे ना, स्टबर्न और अनफॉरगिविंग और यूटिलिटेरियन, ये टर्म्स लिख दी ना मैंने सारी। अब हारिस के कमेंट्स इसलिए बहुत ही पसंद आए हैं कि देखे, इंतहाई सादा और सच्ची सी बात है कि ही इज रूड। इसी को हारिस हम लोग क्रिटिकल कमेंट्री कहते हैं, बस इसी को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। भाई, आपने रवैया उसका देखा और उसके ऊपर एक क्रिटिकल कमेंट दिया कि ही इज रूड। एंड रूड टू whom? rude to rude towards a rude with rude with a friend who has been very kind to him, and also rude with the other people who seem to be quite close with both the friends. उसके बाद निम्रा कह रही हैं सेल्फ सेंटर्ड है। बिल्कुल, ये भी ईगोइज्म जैसा ही एक आ, हम्म अच्छा, अब मोहम्मद अली ने एक और इसका फ्लेवर सामने लेके आए हैं। मे बी ही गॉट डिसअपॉइंटेड बैडली। हाँ, अब हम इस तरफ नहीं सोच रहे कि चलो हर दफा तो मदद होती रही इसकी, हो सकता है इस दफा उसकी जरूरत या उसका क्राइसिस ही इतना बड़ा हो कि वो ये सोचता हो कि हर हाल में मुझे अपने दोस्त की मदद चाहिए, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया हो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जावेद रिडीम्स अदर्स फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। फहद, आपका भी कमेंट बहुत अच्छा है। जावेद वॉज अ रूड पर्सन दैट नेवर केयर्स अबाउट अदर्स फीलिंग्स। ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा है। जावेद इज नॉट अ फ्रेंड, ही इज ओनली अ मेटीरियलिस्टिक पर्सन। नहीं बेटे, राना नासिर तूर फ्रेंड तो वो है, हम उसे कहेंगे वो दोस्ती नहीं है तो ये अब ये लफ्जों में शिद्दत आ जाएगी। हम क्रिटिक्स ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। ही इज अ फ्रेंड नो डाउट, बट अ मेटीरियलिस्टिक वन। सेल्फ सीकिंग फरहान खलील कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
मोहम्मद अकबर कह रहे हैं कि कुछ की और डीलिंग्स होंगी, यानी और फैक्टर्स होंगे कि जिसकी वजह से वो माफ करने के लिए तैयार नहीं है। चलें, फाइन, ओके। रबिया कह रही हैं कि वो एरोगेंट है, ये भी सही है। फरहान खलील कह रहे हैं ग्रीडी भी कह सकते हैं उसे, हाँ ग्रीड भी शो होती है, ठीक है। गाजी शहीर कह रहे हैं कि वो नार्सिसिस्ट है। 3 बच्चों के कमेंट्स ऐसे आए हैं, एक ने ईगोइस्ट कहा, एक ने नार्सिसिस्ट कहा। अच्छा, मोहम्मद अली कह रहे हैं कि हिज एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई दिस टाइम एंड दैट्स व्हाई ही गॉट डिसअपॉइंटेड बैडली। अमजद, मोहम्मद अली, आपका आपका भी बहुत शानदार कमेंट है ये। हाँ जी, इनडिफरेंट भी है, फेयर वेदर फ्रेंड भी है। फहद इल मैनर्ड कह रहे हैं उसे। आरिफ जमान कह रहे हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करता। शालम कह रहे हैं फ्रेंड विद बेनिफिट्स। अंसर कह रहे हैं सेल्फ सेंटर्ड। सादिया कह रही हैं ही इज रेबेलियस दैट्स व्हाई ही फॉरगॉट द ओल्ड रिलेशनशिप विद हिम। बेटा, रेबेलियस कहना उसको ठीक नहीं है। किस चीज के खिलाफ रेबेलियन? तो ये रेबेलियस वाला जो हमारा सादिया सज्जाद का जो कमेंट है, ये कमेंट ये इलॉजिकल है, इनअप्रोप्रिएट है। रेबेलियन जो होता है उसकी कोई प्रॉपर कॉज मौजूद होती है बेटे, और किसी ओप्रेशन के खिलाफ किया जाता है वो। तो ये बंदा ओप्रेस तो हुआ नहीं बिल्कुल भी। मरियम खुर्शीद कह रही हैं ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू थिंग्स रादर देन ह्यूमन फीलिंग्स। ये बहुत अच्छा कमेंट है मरियम, शाबाश। और गोल्ड डिगर कह रहे हैं चौधरी तैमूर। जैन कह रहे हैं एनॉर्मसली फूलिश। ठीक हो गया जी। चले जी, अब हम, हाँ जी, एक्सपेक्टेशंस की ज्यादती है, ये भी अच्छा आपका कमेंट है। अब देखो, अब जो अगली, अब देखिए, अब इन क्वेश्चंस पे जरा फोकस कर लीजिए। अब कमेंट्स अपने रोक दीजिए जरा। अब जरा इन क्वेश्चंस पे फोकस कर दीजिए कि जो पैराग्राफ को पढ़ के मैंने बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर फील फॉर माइनॉरिटीज। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। वो माइनॉरिटीज के लिए फील कैसा कर रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी फीलिंग्स ये हैं, लेकिन अगर आप देखो तो इस पूरे एडिटोरियल में उनकी फीलिंग्स को ही एनालाइज किया गया है ना। तो लिहाजा ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके मुतालिक हमें मटेरियल तो बहुत मिलेगा, लेकिन कहीं लिखा नहीं गया कि हाउ डज ही फील। एक बात। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि हाउ कैन उलमा कंट्रीब्यूट द नेशनल यूनिटी। उलमा जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल यूनिटी में। अब इसके बारे में भी जिक्र है कि वो इफ दे प्रीच हार्मनी, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, in their sermons, in their speeches,
through their teachings with their followers, तो वो नेशनल यूनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी तादाद ऐसी है जो उलमा की सुनती है। पेरेंट्स की उतनी नहीं सुनी जाती, टीचर्स की, लीडर्स की उतनी नहीं सुनी जाती जितनी रिलीजियस लीडर्स की सुनी जाती है, तो सो दे कैन कंट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज रिलीजियस इनटॉलरेंस स्पॉइल अ नेशन? रिलीजियस इनटॉलरेंस अगर हो, मजहबी अदम रवादारी अगर हो, तो वो नेशन को किस तरीके से स्पॉइल कर सकती है? अब इसका भी डायरेक्ट वहां पर कोई इंस्टेंस नहीं है, लेकिन मिसालें जरूर मौजूद हैं। आपके एडिटोरियल में ये कहा कहीं नहीं गया कि रिलीजियस इनटॉलरेंस इस तरह से नेशन को खराब कर सकती है, लेकिन लिंचिंग का जिक्र है, टू सेटिंग हाउसेस ऑन फायर का जिक्र है, मॉब वायलेंस का जिक्र है, इन तमाम चीजों का जिक्र है। तो इसी को हम उठा के, इसी एलिमेंट को हम उठा के लिख सकते हैं कि रिलीजियस इनटॉलरेंस अगर होगी तो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, दंगे फसादात ज्यादा होंगे, और लोग जो हैं एक यूनिटी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे नेशनल प्रोग्रेस के लिए। कि इफ द नेशन इज segregated among the different sects and religious belongings, so few people will think about the national unity. अच्छा, चौथा क्वेश्चन जो है वो अब उसको देखिए कि व्हाट इज द राइटर्स रिस्पॉन्स टू द प्राइम मिनिस्टर्स होली मैसेज। अब राइटर ने भी तो अपना रिस्पॉन्स दिया है ना, तो राइटर का रिस्पॉन्स ये है, ये भी हमें एनालिसिस करके इन्फर करना पड़ेगा, इसके लिए भी इन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि वो कहता है कि होली पे छुट्टी देना इज अ गुड जेस्चर, लेकिन हालात इतने खराब हुए हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें रिलीजियस इनटॉलरेंस खत्म करने के लिए या कम करने के लिए। और इसमें वो बज वर्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल करता है, बज वर्ड, और कहता है कि ये मैटर्स इतने ग्रेव हैं, इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। वो कह रहा है कि इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ अल्फाज बोलकर उसकी संगीनी को कम नहीं किया जा सकता। अब ये चार डिफरेंट कलर्स के अंदर मैंने चार डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, तो अब आपने भी क्या रोल परफॉर्म करना है? आपने अब एग्जामिनर का रोल परफॉर्म करना है और क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं उसी एडिटोरियल में से कि उसका जवाब एडिटोरियल में मौजूद हो, अपेरेंट ना हो। उसके लिए सोचना, इन्फर करना, एनालिसिस करना, आइडिया लगाना, लॉजिकली सोचना पड़े। बात समझ आई है आपको?
अच्छा, अब ये जो 12th शिफ्ट है, अब आप इसको देखिए। नहीं सॉरी, 11th शिफ्ट जो है, अब आप इसको देखिए। अब ये जो ट्रेनिंग मैं आपको देने लगा हूं, ये इस वजह से देने लगा हूं कि क्योंकि हमारा करिकुलम इस किस्म का है कि जिसमें हम लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम बचपन से मुहावरों के साथ एक अकीदत करते चले आए हैं, प्रोवर्ब्स के साथ, और प्रोवर्ब्स को हम समझते आए हैं कि बस इन के आगे बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर जो बरे सगीर पाको हिंद के लोग हैं वो अदब आदाब वाले लोग हैं ज्यादा, कि पेरेंट्स के आगे नजर नहीं उठानी और टीचर के सामने नजर नहीं उठानी और बुजुर्ग का एहतराम करना है और बुजुर्ग की कही हुई बात को हमने वेटेज देनी है। तो ये चीजें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन बुजुर्गों की कही हुई बात को वेटेज देने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो हमेशा दुरुस्त भी हो। और जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, वो भी लाजमी नहीं है कि वो फैक्ट्स वैसे ही हों कि जैसा हम समझ रहे हैं। मैं आपको यूं बताऊं कि जो रियलिटी है, एक नोटेबल फिलोसोफर गुजरा है, इमैनुअल कांट। तो कांटियन फिलोसफी ये है, उसकी थ्योरी है एक, कि रियलिटी जो है वो टू टाइप्स की है। टू टाइप से क्या मुराद? एक एक्चुअल रियलिटी है और दूसरी प्रोपोज्ड रियलिटी है। एक्चुअल रियलिटी से मुराद के जो वाकई हकीकत है, और प्रोपोज्ड रियलिटी से मुराद ये कि कुछ ऐसी चीजें कि जिनको हमारे सामने हकीकत बनाकर पेश कर दिया जाता है और हम समझते हैं कि हाँ यही सच है। तो ये जो शिफ्ट है, 11th शिफ्ट, ये मैंने लिखी हुई है ओनली फॉर द प्रीवियसली और करंटली एनरोल्ड पेनसियंस। ये सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि मैं उनको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो उनको समझ आएगी। 11th शिफ्ट जो आप लोगों को करवा रहा हूं, ये भी एक किस्म का एक टेक्निक है कि आपके जहन में सवालात पैदा हों, आप किसी भी चीज को हरफे आखिर ना समझो, आप फौरन सरे खम सरे तस्लीम खम ना करो, आप फौरन एक्सेप्ट ना करो, आप क्वेश्चन जरूर करो। अब इस चीज को डेवलप करने के लिए आप रिजेक्शन करना सीखो। अच्छा, ये रिजेक्शन क्यों मैं अर्ज कर रहा हूं? कि जो बिल्कुल प्री प्लान्ड, प्री डिटरमिन्ड, एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ्स हमारे सामने आते हैं, पेश किए जाते हैं, खास तौर पे प्रोवर्ब्स की सूरत में, या जो भी नैरेटिव हमारे सामने पेश किया जाता है। मैं प्रोवर्ब्स की बार बार मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि प्रोवर्ब्स के साथ भी हम एक रूहानी अकीदत रखते हैं ना। तो हमें जो मीडिया नैरेटिव देता है,
या कोई एक एनालिस्ट किसी चीज को एनालाइज करके हमारे सामने पेश करता है, तो उसको आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन नहीं किया करते। क्वेश्चन रेज करना सीखो। मिसाल के तौर पे कोई भी हम मुहावरे से चलते हैं, नैरेटिव की तो बाद में बात हम करेंगे। किसी भी मुहावरे को उठा लो और देखो कि उसको आप बड़ा स्ट्रांगली चैलेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और मेरी नजर में जो वीकेस्ट प्रोवर्ब्स हैं उनमें से ये एक है, फर्स्ट इंप्रेशन कैन नेवर बी द लास्ट इंप्रेशन। First impression can be the last impression for those people who are hasty, who make decisions very fast. First impression is the last impression उन लोगों के लिए है कि जो पहले ही इंप्रेशन पर यकीन कर लें और डिसीजन कर लें और बाद में पछताएं। So, for a wise man or a man who thinks deeply, first impression can never be a last impression. मिसाल के तौर पे ये जो हमारे यहां बरे सगीर पाको हिंद में शादी ब्याह के सिलसिले चलते हैं, यूरोप में जो वेडिंग और मैरिज का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, हमारे यहां बहुत डिफरेंट है। हमारे यहां जात पात, शजरा नस्ब, बहनों भाइयों की तादाद और पता नहीं क्या क्या देखा जाता है। अब इस देखने दिखाने में जो दोनों पार्टीज, लड़के और लड़की वालों की जो पार्टीज हैं, दे ट्राई टू परफॉर्म देयर, टू एग्जिबिट देयर बेस्ट and to perform their best to create the very pleasant and adorable first expression. और बाद में फिर डिवोर्सेस की वजह भी यही होती है कि क्या, कि फर्स्ट इंप्रेशंस के ऊपर फैसले कर लिए जाते हैं, रियलिटी कुछ और निकलती है, और फिर वो जो वो जो शादी का अग्रीमेंट है वो तोड़ नहीं निभता, वो चल नहीं सकता। फिर कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is not a policy. पॉलिसीज तो बनाई जाती हैं किसी चीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। ऑनेस्टी इज अ ट्रेट, इट इज एन एट्रीब्यूट। हाउ कैन वी से दैट इट इज अ पॉलिसी? फिर कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस द बेस्ट के अंदर भी बायसनेस है, क्योंकि आपको अपनी बातों में बाज़ औक़ात डिसऑनेस्ट होना पड़ता है। आपको अपनी बातों में डिसऑनेस्ट होना पड़ता है। यहां पर डॉक्टर साहिबान बैठे हैं ना इस ग्रुप में, 211 के अंदर को 3-4 डॉक्टर्स हैं, मुझे पता है। यहां पर डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं इस वक्त हैं।
सना मौजूद है। और चले, मैं देर नहीं लगाता ज्यादा। आप लोगों को पता है इस चीज का कि डॉक्टर झूठ बोल सकता है। वो एक मरते हुए शख्स को कह सकता है कि तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र ना करो तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को 100% श्योर हो कि इसने जिंदा नहीं रहना, गुर्दे इसके खत्म हो चुके हैं, हार्ट का इसे इशू है, वॉल्व इसके सारे बंद है, फिर भी वो उसको कहेगा कि डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। तो क्या अब यहां डॉक्टर ने डिसऑनेस्टी की है उसके साथ? या मेरे सामने मेरा कोई स्टूडेंट इंतहाई फजूल ऐसे लिख के लाता है जिस पे ऑनेस्टली बात की जाए तो उसे कहा जाए कि जाओ पहले मैट्रिक दोबारा करो और फिर तुम आना सीएसएस करने के लिए। लेकिन उस स्टूडेंट को भी मैं कहूंगा कि बेटे मेहनत करो, अगरचे ये ऐसे अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन मेहनत से तुम इसे डेवलप कर लोगे। तो क्या मैं डिसऑनेस्ट हूं उसके साथ? या तो मैं उसकी उम्मीदें तोड़ दूं कि तुम तो कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता जो तुम्हारी हालत है, लिहाजा जाओ कोई बिजनेस कर लो। या फिर मैं उसे खींच के लेके आऊं मेहनत के ऊपर और उससे काम करवाऊं, तो क्या मैं डिसऑनेस्ट हूं? तो इस तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स, बात पे क्वेश्चन उठाना सीखो। जो नैरेटिव्स आप लोगों को मीडिया के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं, उन नैरेटिव्स पे सोचना शुरू करो कि सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, अब अपनी शौक और अपनी लाइकिंग की खातिर कुछ लोग सिर्फ जियो देख रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ ARY देख रहे हैं। और भी इन लोगों, इन इन चैनल्स की पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं जो कि अंधों को भी नजर आती हैं। और अगर आपकी भी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप वही उसी चैनल के तबसरे सुनो कि जो कि आपके मुताबिक सब अच्छा कहे। तो इस बात को आप अपने ज़हनों में बिठा लो अच्छे तरीके से। शुमाइला, proverbs may or may not be pragmatic, but if we say that they are always pragmatic, I humbly opine that it is an unjust statement. शुमाइला, आपने काम सिर्फ इतना करना है कि जो प्रोवर्ब आपको 100% प्रैग्मेटिक लगता है ना, तुम उसके ऊपर भी एतराज करना सीखो। उस पे भी एतराज करना सीखो।
तब दिमाग में क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। हाँ बेटे मुनीब, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर बेटे। तो इसका फायदा आप लोगों को क्या होगा, ये जो मैं इस वक्त आप लोगों को उकसा रहा हूं जिस बात पे, इसका फायदा बेटा ये होगा कि आपका दिमाग झुंझलाएगा, आप अपने दिमाग को झंझोड़ोगे इस तरह। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग इजीली, ट्राई टू थिंक अदरवाइज, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट ऑब्जेक्ट और हैपनिंग और टेक्स्ट मल्टी डायमेंशनली। उसकी मजीद खूबियां देखो, उसकी मजीद खामियां देखो। उसमें कोई खामी नजर आती है तो फिलहाल तो मैं कह रहा हूं कि घड़ो, नहीं भी है तो घड़ो। ये चीज आपके दिमाग को बॉइलिंग वाटर में डालेगी या चिली वाटर में डालेगी। ये चीज आपके दिमाग को झंझोड़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए मैंने ये रिजेक्शन शिफ्ट इन्वेंट की थी कि रिजेक्ट करना सीखो चीजों को। अब ये नहीं मैं कह रहा कि आप हर चीज को रिजेक्ट ही करते फिरो, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर किया है आपको कि सिर्फ, क्या इकबाल का शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरी बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। मैं वो दिमाग में इज़्तिराब पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी एक अपनी झूठी मूठी सी नाकिस सी टेक्निक आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जी बेटे। हम्म। तो एक नाकिस सी टेक्निक आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जब आप चीजों को रिजेक्ट करना सीखोगे तो आपका माइंड अनरेस्ट पे आएगा। जनरली हमारा माइंड रेस्ट पे होता है और हमारा जहन जो है वो आराम परस्त है। हम बहुत जल्दी बातों को मान लेते हैं, बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, और जो कि अच्छी बात है। टू सबमिट इज अ गुड क्वालिटी। लेकिन आप लोग तो लीडर्स हो ना, आप लोगों ने तो लीड करना है। आप लोगों ने, जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप लोगों ने तो तस्फिये करवाने हैं। किसी एक किसी एक पार्टी की बात सुन के फैसला कर दोगे क्या? आप दोनों पार्टीज की बातें सुनोगे, एनालिसिस, एक पार्टी आपको बात बता रही है तो अदरवाइज सोचना शुरू करो कि ये लोग तो दे विल टॉक अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स एंड बिकॉज दे आर रॉन्ग they are expressing themselves partially and biasedly। और हर बंदा अपने बारे में बायस्ड होता है, हर बंदा अपने आप को सच्चा समझता है, और हर बंदा अपने गुनाहों की भी जस्टिफिकेशन ढूंढता है कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गलती की तो इसकी ये वजह थी, मैंने करनी नहीं थी। अपने आप को पुरसकून करने के लिए। तो हमारा जो जहन है वो, आतिफ की बात का मैं जवाब देता हूं। भी ऊपर एक और भी क्वेश्चन आया था रूल और पॉलिसी का, उसका भी मैं जवाब देता हूं। अभी मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूं, ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूं 11 शिफ्ट की। तो हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मोबाइल पे टिकटॉक देखते हैं, क्योंकि प्लेजर मिलता है उससे। हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है कि जब हम
मूवीज देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं क्योंकि वो एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है, या कहानी पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं तो ये प्लेजरेबल एक्टिविटी है। तो अपने माइंड की जो लेजीनेस है, जो उसकी आराम परस्ती है, उसको अनरेस्ट में बदलोगे तो सोचना शुरू करोगे। तो ये जो एक, फिर मैं गुजारिश करूं, ये जो नाकिसी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं रिजेक्शन की, दिस इज ओनली द इनिशिएशन ऑफ द थॉट प्रोसेस। चीजों को रिजेक्ट करोगे तो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो यही रिजेक्शन एनालिसिस में बदल देना। तो ये जो रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये इस थोड़ा थोड़ा शिद्दत, भाई शिद्दत पसंद है कि देखो उस्ताद क्या कह रहा है कि जी प्रोवर्ब सामने आए तो उसको रिजेक्ट करना है बस। So this is the initiation and this is the beginning. To whip up your minds, to put it, to introduce unrest to your mind. अब ये लाइन है, इस लाइन की तरफ आते हैं कि फेथ इज इंडीड अ पर्सनल मैटर। ये एडिटोरियल के अंदर लिखी हुई है कि फेथ जो है वो तो एक जाती मामला है। अकीदा तो हर किसी का अपना होता है, और ये थॉट, ये जो सोच है कि फेथ इज अ पर्सनल मैटर, इस थॉट को यूरोप में बड़ा पसंद किया जाता है कि तुम लोगों का जो भी अकीदा है अपने घर में रखो। हिंदू हो तो घर में रहो, मुस्लिम हो तो घर में रहो, क्रिश्चियन हो तो घर में रहो, बाहर निकलो तो एक नेशन बन के निकलो। सोशलिस्ट थॉट भी यही है। और ये फेथ इज अ पर्सनल मैटर जो है, इसको बड़ा अच्छा इन्होंने इंप्लीमेंट किया रशियंस ने भी। और फेथ इज अ पर्सनल मैटर, इसके जो ट्रेसेस हैं वो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म से जाके भी मिलते हैं। अब इसको रिजेक्ट इस तरीके से किया कि फेथ इज नॉट अ पर्सनल मैटर, इट इज अ कम्युनल एट्रीब्यूट। यूं लिखा कि फेथ जो है वो तो पूरी कम्युनिटी की क्वालिटी है। फेथ क्या करता है, पहले मैंने फेथ को कहा फेथ एट्रीब्यूट है, फिर मैंने कहा फेथ डिसिप्लिन्स। फेथ ही तो आपको डिसिप्लिन में लेके आता है। अगर आपका एक अकीदा है तो आप डिसिप्लिन हो एज अ नेशन, एंड फेचेस अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, और आपके अंदर एक टुगेदरनेस की सेंस लेके आता है। ग्रेट नेशंस गॉट टुगेदर, अजीम नेशंस वही हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ देयर पर्टिकुलर फेथ एंड डिड वंडर्स। तो अजीम कौमें वही थी जो कि किसी ना किसी फेथ की छतरी के नीचे इकट्ठी हुई हैं और फिर उन्होंने वंडर्स किए हैं। हालांकि ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो तो और कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन सिर्फ इस लाइन को उठाया, सिर्फ सिर्फ और इस लाइन को उठाने के बाद हमने इसके ऊपर एतराज करना शुरू किया। फेथ कॉमन एट्रीब्यूट बना था तो पाकिस्तान आजाद हुआ था ना।
फेथ कम्युनिटी में अगर पर्सनल मैटर की तरफ जाते, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन follows his or her own faith, which means that they bury the grave of unity, of togetherness, and of nationalism. और जो फेथ है, इसकी जिंदा मिसाल चाइनीज की है हमारे सामने। उनका फेथ है हार्ड वर्क पे, दे वर्क हार्ड। किसके लिए मेहनत करते हैं? अपने मुल्क के लिए। और मुझसे कहीं, क्योंकि मैं करंट अफेयर, पाक अफेयर का टीचर नहीं हूं, आप बहुत ही तगड़ी मिसालें जानते होंगे इससे ज्यादा, कि जब यूनिफाइड फेथ, ऑब्जेक्टिव्स, एम्बिशंस हो जाते हैं, तो ही रेवोल्यूशंस आते हैं। तो 11 शिफ्ट तक हमने बात की। तो अब आपने, जब मैं आपको शिफ्ट दूंगा, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है बेटे शमशाद, जापान का जो फेथ है वो एजुकेशन पर है। अच्छा, तो जब ये अब मतलब 12, 13, 14, 3 शिफ्ट्स जो हैं वो और रह गई हैं। इन 3 शिफ्ट्स करने के बाद जब मैं आपको एक एडिटोरियल दूंगा, तो आपने इसी तरह किसी भी लाइन को उठा लेना है और उस लाइन के आपने खिलाफ बोलना है बस। आगे एक रीफ्रेज की शिफ्ट है, फिर रिवर्स करेक्शन है, और उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट है। बस 4 शिफ्ट्स और हैं बस, और 3 शिफ्ट्स और हैं। ये इंशाल्लाह हो जाएगी कल कंप्लीट। रीफ्रेज पे मेरा टाइम लगेगा थोड़ा सा, और रिवर्स करेक्शन पे नहीं लगना, और स्ट्रक्चर शिफ्ट पे भी नहीं लगना। ये सारी आगे ग्रामर की चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही, यही हम खत्म करते हैं इसे।